Hello, and a very good day to all the viewers of this video. I, Dr. Meenu Singhal, Associate Professor of Economics, Kanya Mahavidyalaya, Pune. Today, we'll be giving the second lecture on the topic National Income Concepts and Measurement. हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर किए, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो थे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, एक देश की घरेलू सीमा, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, एक देश के सामान्य निवासी, depreciation, गिसावट, net factor income from abroad, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, and lastly, net indirect taxes, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर. कुछ और कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जिनमें से 4 तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं. लेट अस सी व्हाट दे आर. सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, इंटरेस्ट इन पब्लिक डेट, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. तो सबसे पहले देखते हैं सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होती है. हर कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनीज में, गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयर है, जो रोजगार देने वाला व्यक्ति है, वो अपने स्टाफ के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ योगदान देता है, विच इज नोन एज सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग सामाजिक सुरक्षा योगदान कहते हैं. ये प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी, इंश्योरेंस, चाहे वो हेल्थ की हो या अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का, तो ये सारी चीजें हम सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में काउंट करते हैं. ये कंट्रीब्यूशन एक एम्प्लॉयर मतलब खुद उसका अपना फंड हो सकता है, ये फंड गवर्नमेंट मेंटेन करती है कई बार, या फिर कोई ऑटोनोमस स्वतंत्र इकाई भी हो सकती है, ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है जो इस तरह की स्कीम्स चलाती है. अब देखिए, ये जो प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, बेसिकली स्टाफ एम्प्लॉयज कमाते हैं. जब वो एक जगह काम करते हैं तो ये उनकी आय का ही हिस्सा है. इट इज अ पार्ट ऑफ देयर इनकम. दे अर्न दिस इनकम. इसीलिए ये इनकम घरेलू और राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है. लेकिन ये आय एम्प्लॉयज कमाते तो हैं, लेकिन उनको मिलती नहीं है अभी. उनको मिलेगी उनके रिटायरमेंट के बाद, या अगर जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस है तो अगर वो बीमार पड़े तो मिलेगी. अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है तो अगर वो बेरोजगार हो गई किसी कारण से तो मिलेगी. इसलिए ये वो कमा तो रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रही, और क्योंकि उनको मिल नहीं रही इसलिए उनकी प्राइवेट इनकम का हिस्सा नहीं है. बट यस, दे इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम. इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट. हर सरकार अपना खर्चे चलाने के लिए फंड्स इकट्ठा करती है. पहला टैक्स से. उनसे भी सारे खर्चे पूरे ना हो तो गवर्नमेंट्स बोरो करते हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट LIC से, GIC से, बैंक्स से. तो ये जो बोरोइंग है, ये प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों कारणों से हो सकती है. अगर इस बोरोड मनी से, इस उधार लिए रुपए से देश में उत्पादन बढ़ाया जाए, विकास किया जाए, रोजगार दिया जाए, तो हाँ, इस पर जो ब्याज दिया जा रहा है वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा होना चाहिए. लेकिन अगर ये अनुत्पादक कार्यों के लिए इस्तेमाल हो, ये ऋण, तो फिर इस पर दिया गया ब्याज घरेलू आय में, राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि फिर तो ये सिर्फ ट्रांसफर ऑफ मनी है ना, जिससे कोई प्रोडक्शन नहीं हुई, ट्रांसफर एक से दूसरी तरफ. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कैलकुलेट करना कि कौन सा जो टैक्स का रुपया प्रोडक्शन के लिए गया या टैक्स का रुपया अनप्रोडक्टिव इस्तेमाल में लगा, और जो लोन लिया था वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए गया या जो लोन लिया था वो अनप्रोडक्टिव पर्पस में इस्तेमाल हुआ, इट्स कंफ्यूज
कंफ्यूजिंग, इट बिकम्स मोर एंड मोर कंफ्यूजिंग। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया कि सार्वजनिक ऋण जो भी हो उसके ऊपर दिया गया ब्याज घरेलू आय का और राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होगा। So it was decided that interest on public debt will not be considered a part of national or domestic income. हाँ, बैंकों ने कमाया है और वो जो कमाई में अपना प्रॉफिट देंगे अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो हमारी निजी आय का हिस्सा है, लेकिन वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है, घरेलू आय का हिस्सा नहीं है। फिर हम आते हैं फैक्टर इनकम। क्या है फैक्टर इनकम? है जो उत्पादन के साधन जब सेवाएं देते हैं अपनी, तो उसके बदले में कुछ आय कमाते हैं। Whenever the factors of production render their services to somebody, some institution, they get some income in return. This is known as factor income. ये साधन आय है। ये कैश में भी हो सकती है, नकद भी होती है, आमतौर पे नकद होती है, लेकिन काइंड में भी हो सकती है, जैसे यूनिफॉर्म, जैसे बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी, एंड सो ऑन। फिर है ट्रांसफर इनकम। जब हमें कहीं से पैसे मिले, हमें कहीं से कोई गिफ्ट मिले, वस्तु या वस्तु के रूप में या फिर कैश के रूप में, पर उसको लेने के लिए हमने बदले में कुछ भी सेवा नहीं दी है, तो फिर ऐसी आय को हम हस्तांतरण आय कहते हैं। When we receive some income for which we have not rendered any service, then I mean no contribution has been made to the production of goods and services. हमें ऐसी आय मिली जिसके लिए हमने कोई काम नहीं किया, जिसके लिए देश में कहीं कहीं कोई रोजगार नहीं बढ़ा, उत्पादन नहीं बढ़ा, आय नहीं बढ़ी किसी की। हाँ, सिर्फ किसी ने हमको रुपए दे दिए। तो ये है एक तरफा भुगतान, और ये घरेलू आय और राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। हाँ, मुझे मिले हैं, मेरी प्राइवेट इनकम हो सकती है, लेकिन अगर आपने मुझे दिया तो आपकी प्राइवेट इनकम कम हो गई, मेरी प्राइवेट इनकम बढ़ गई, मतलब देश की प्राइवेट इनकम तो उतनी ही रही ना। आपकी कम हो गई, मेरी ज्यादा हो गई। पर हाँ, सरकार से मिला, चाहे मुझे चाहे आपको, वो तो हमारी प्राइवेट सेक्टर की इनकम हो गई। उसी तरह विदेशों से मिला मुझे या आपको, तो वो भी हमारी निजी आय हो गई, प्राइवेट सेक्टर की, भारत की आय हो गई। ओके, तो नेशनल इनकम के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम देखते हैं। 8 कॉन्सेप्ट्स हैं। 4 कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं घरेलू आय के और 4 हैं राष्ट्रीय आय के। 4 कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वो एक तो देखिए ग्रॉस वाला है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस में, नेशनल प्रोडक्ट भी ग्रॉस में। उसी तरह डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट नेट के, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये चारों जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये भी दो तरह के हैं। एक मार्केट प्राइस पे, एक फैक्टर कॉस्ट पे, राइट? मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, एंड सो इज द केस विद एनडीपी एंड एनएनपी। एक एक करके हम इन सबको समझते हैं। सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये क्या है? आसान है। देखिए, अगर आप पहले को अच्छे से समझ लेते हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार लगेंगे, जिनको आप खुद डिफाइन कर पाएंगे। एक बात तो समझिए, मार्केट प्राइस है यानी बाजार कीमत, घरेलू है यानी देश की घरेलू सीमा में जो उत्पादन हुआ। ठीक है, शुरू करते हैं। एक देश की घरेलू सीमा में, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी, एक निश्चित समय अवधि में, निश्चित समय अवधि अक्सर कौन सी होती है? 1 साल, एक लेखा वर्ष, विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, एन अकाउंटिंग ईयर, जितनी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, उनका बाजार मूल्य का जोड़, उनकी मार्केट वैल्यू का जोड़, उसको हम कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यानी जितनी वस्तुएं हुई, Q1, Q2, Q3, है ना, उनकी क्वांटिटी है ये। पहली वस्तु की क्वांटिटी Q1, दूसरी वस्तु की क्वांटिटी Q2, गुणा में उनकी कीमतें। पहली वस्तु की Q1
उसको उसकी कीमत से गुणा कर दिया। दूसरी वस्तु की क्वांटिटी Q2, उसको उसकी कीमत से गुणा कर दिया P2। तो हर वस्तु को उसकी कीमत से गुणा करके हम जोड़ देंगे, हमारे पास आ जाएगा GDP एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in the domestic territory of an economy within a specified time period, and this time period is usually an accounting year. It is known as GDP at market price. It can be defined in one more way. देखिए सेम बाकी सारा वही है. In the domestic territory of an economy with a specified time period, generally an accounting year. थोड़ा सा शुरू का हिस्सा मैं बदल रही हूँ. हमने पहले बोला कि एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में जितनी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ उसका बाजार मूल्य का जोड़. अब मैं कह रही हूँ एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में जितनी उत्पादन की इकाइयां हैं, जो भी कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो उत्पादन कर रही हैं, ठीक है, जितनी भी इकाइयां हैं, उन्होंने जो कुल सकल मूल्य वृद्धि की, जो उन्होंने ग्रॉस वैल्यू एडिशन की, उसके जोड़ को हम लोग कहते हैं GDP एट मार्केट प्राइस. इनफैक्ट till yet you do not know the meaning of value added, but more about this in our next lecture. अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, नहीं सॉरी, इसी को हम और डिटेल में देखते हैं कि इसके अंदर GDP एट मार्केट प्राइस में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं और क्या नहीं होती. तो पहले क्या क्या शामिल होता है. देखिए ये है ग्रॉस. ग्रॉस मतलब सकल, मतलब इसके अंदर घिसावट शामिल है. इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन. आपने देखा ये मार्केट प्राइस है, इसका मतलब जितना देश में उत्पादन हुआ अंतिम वस्तुओं सेवाओं का, उनका बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अंतिम वस्तुएं सेवाएं जितनी हैं उनका बाजार मूल्य. फिर घरेलू है ना ये, डी डोमेस्टिक. देयरफॉर कौन सी वस्तुएं विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, जिनका देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन हुआ, हम उनको जोड़ेंगे. अब एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादन किसने किया? किसी ने भी, चाहे वो देश के सामान्य निवासी थे या गैर निवासी. All the goods that have been produced either by the normal residents or non-residents of the country. और समय अवधि in an accounting year, एक लेखा वर्ष, वही रेपिटेशन है. इसके अलावा आप देखिए हम क्या जोड़ते हैं. हम बहुत सी वस्तुएं ऐसी बनाते हैं जिनको बाजार तक लेकर ही नहीं जाते, जो हम स्वयं उपभोग करते हैं. जैसे कि मेरे पास पीछे किचन गार्डनिंग की जगह है, उसमें मैंने एक अमरूद का पेड़ लगाया हुआ है, कुछ सब्जियां लगाई हुई हैं, मार्केट में नहीं बेचते. हम अमरूद खुद खा लेते हैं, पड़ोसियों को भेज देते हैं, और सब्जियां वगैरह लगा रखी हैं. तो क्या वो देश के अंदर उत्पादन नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ. उसी तरीके से मेरे पास एक मकान है, मैं अपने ही मकान में रह रही हूँ. अगर मैंने मकान किराए पे लिया होता तो भी तो मैं किसी को किराया देती ना. उसी तरह अगर कोई और का मकान, मैं अपना मकान किसी और को किराए पे देती तो मुझे किराया मिलता. फिर हम इनकी इनके किराए को, जो मेरे पास मेरे घर में जो सामान मैं बना रही हूँ, उनको, उनके मूल्य को मैं घरेलू आय में क्यों ना जोड़ूं? जोड़ा जाता है उनके अनुमानित मूल्य को. जिस तरह का किराया मार्केट में चल रहा है, वो किराया मैं उसका घरेलू आय में जोड़ूंगी, राष्ट्रीय आय में जोड़ूंगी. उसी तरह जितनी भी स्वयं उपभोग की वस्तुएं हैं, उनके अनुमानित मूल्य को हम घरेलू और राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं. कुछ वस्तुएं होती हैं जैसे कि मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे कार चाहिए, और मैंने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी है, मैं नई अफोर्ड नहीं कर सकती थी. कार 4 साल पुरानी है, तो 4 साल पुरानी है, इस वर्ष उसका उत्पादन नहीं हुआ, इसलिए वो कार इस साल के देश के घरेलू उत्पादन में शामिल नहीं की जाएगी. उसी तरह मान लेते हैं आपके पास कुछ कंपनीज के बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, और वो मैंने आपसे खरीद लिए. देखिए, मैंने आपसे वो खरीद लिए, आपसे खरीदे हैं. मेरे पास से पैसा आपके पास चला गया और आपके पास से पैसा, शेयर्स और बॉन्ड्स मेरे पास आ गए.
क्या भारत में उत्पादन बढ़ा, रोजगार बढ़ा, आय बढ़ी? Did it in any way affect the employment, income and output levels in the country? The answer is plain no, नहीं. इसीलिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की खरीद फरोख्त को भी हम घरेलू आय में नहीं जोड़ते और ना ही सेकेंड हैंड वस्तुओं को. लेकिन अगर हम किसी ब्रोकर के पास गए और उसको कहा कि मुझे पुरानी कार खरीदनी है, आप मेरी हेल्प करिए, तो ब्रोकर ने एक कस्टमर को बेचने वाले से मिलवाया और उसने दोनों से कमीशन लिया. मैंने कार खरीदी और आपने बेची. आपसे भी उसने 4,000 का कमीशन लिया, मुझसे भी 4,000 का कमीशन लिया. उसकी 8,000 की आय हुई ना. ये आय घरेलू आय का हिस्सा है, क्योंकि उसने अपनी सेवाएं दी हैं हम दोनों को मिलाने में. उसी तरह आपने बॉन्ड्स बेचे, शेयर्स बेचे और मैंने खरीदे, तो जो ब्रोकर ने जो कमीशन लिया वो घरेलू आय का हिस्सा होगा. राइट? क्या नहीं आएगा घरेलू आय में? सबसे पहले जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान कुछ और चीजें जैसे कच्चा माल वगैरह इस्तेमाल होता है, उन्हें हम मध्यवर्ती वस्तुएं बोलते हैं. हाँ, इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम आगे करेंगे. फिलहाल जितनी भी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, उनको हम घरेलू आय में नहीं जोड़ते, सिर्फ अंतिम वस्तुओं को जोड़ते हैं. ये तो आपने देखा ही कि सेकेंड हैंड वस्तुओं को भी नहीं जोड़ते और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी नहीं जोड़ते. पर हमने पीछे पढ़ा था कि जो स्वयं उपभोग की वस्तुएं हैं, उनका अनुमानित मूल्य जोड़ते हैं. We add the imputed value of goods produced for self consumption. What about services? सेवाओं को नहीं जोड़ते, सेवाओं का अनुमानित मूल्य नहीं जोड़ते. क्यों? देखिए, हम जो सेवाएं दूसरों को देते हैं और जो सेवाएं हम खुद को, अपने परिवार को देते हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता. हम जो सेवाएं अपने परिवार को देते हैं, हम जो काम अपने परिवार के लिए करते हैं, वो इतना पर्सनल केयर, पर्सनल अफेक्शन उसमें उतनी ज्यादा होती है कि हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते. आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी मदर ने आपके बालों में तेल लगाया, उसका क्या मोल है? आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी माँ जो आपके लिए खीर पका रही है, चाहे उनके खुद की तकलीफ है, वो खुद पीठ में दर्द हो रहा है, वो उठ नहीं पा रही है, फिर भी उनको पता चला आपका खीर खाने का मन है और वो बीमारी में भी उठी और आपके लिए खीर बनाई, क्या उसका मोल लगाया जा सकता है? नहीं. और इसीलिए स्वयं उपभोग की जो सेवाएं हैं, उनका अनुमानित मूल्य हम घरेलू आय में नहीं जोड़ते. We do not add the imputed value of services produced for self-consumption in GDP. फिर जो ट्रांसफर इनकम है, जिसके लिए हमने कुछ देश में उत्पादन नहीं किया, हमने किसी तरह की सेवा नहीं दी, वो प्राइवेट इनकम में तो आती है, लेकिन वो डोमेस्टिक इनकम में नहीं आती. सिमिलरली मैंने मकान बेचा, मैंने कोई बॉन्ड शेयर्स बेचे और मुझे बहुत मुनाफा हुआ. मैंने सोना, ज्वेलरी बेची, अपनी सस्ती खरीदी थी, महंगी बेची, मुझे लाभ हुआ या फिर घाटा भी हुआ. ये घाटा, नफा, नुकसान घरेलू आय में जुड़ता नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ हंसता, एक को नफा हुआ तो दूसरे को नुकसान हो गया, है ना. देश के अंदर आय, रोजगार, उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये घरेलू आय में नहीं जुड़ता. एंड लास्टली, जितना भी इल्लीगल उत्पादन है, गैर कानूनी जो उत्पादन है वस्तुओं का, सेवाओं का, वो भी हम घरेलू या राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते. फिर आता है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, GNP एट मार्केट प्राइस. वही है जो पहले किया. एक लेखा वर्ष में, एक देश में जितनी अंतिम वस्तुओं, सेवाओं का उत्पादन हुआ, उनके बाजार मूल्य के जोड़ को हम GNP एट मार्केट प्राइस कहते हैं, क्योंकि ये ग्रॉस है, इसमें घिसावट शामिल है और इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी शामिल है, क्योंकि ये नेशनल है. बस खत्म. GNP at market price is the market value of final goods and services produced in an economy
within a specified time period, generally an accounting year. कोई डिफरेंस है? पिछली डेफिनेशन से देखिए बिल्कुल सेम है. फर्क कितना है? Because this is gross, it includes depreciation, and because it is national, it includes net factor income from abroad. As simple as that. Then what is now? Because it includes net factor income from abroad, therefore it is a broader concept in GDP. क्योंकि GDP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय नहीं थी, इसमें है, इसलिए GNP GDP से विस्तृत टर्म है, धारणा है. और देखिए, GNP में हम कह रहे हैं एक देश में इसमें सिर्फ सामान्य निवासियों की आय आती है, चाहे वो आय उन्होंने देश के अंदर से कमाई हो घरेलू सीमा में या फिर विदेशों से कमाई हो. ठीक है, तो इट इज द इनकम ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. इसमें नॉन रेजिडेंट्स की इनकम नहीं आती, और वो सारी इनकम आती है चाहे वो उन्होंने घरेलू सीमा में कमाई हो, विद इन और आउटसाइड. देन what is NNP at market price and NDP at market price? NNP अगेन वहीं से शुरू करते हैं. एक देश में एक लेखा वर्ष में जितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ उनके बाजार मूल्य का जोड़. पर क्योंकि ये शुद्ध है तो गिसावट नहीं है, और क्योंकि ये राष्ट्रीय है तो इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जुड़ी हुई है. बस रेपिटेशन है. थोड़ा सा हमें इनका ध्यान रखना है, नेट का और नेशनल का. सो द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, थोड़ा सा इसको बोलने का तरीका फर्क है, आप चाहें तो वैसे ही बोल सकते हैं जैसे पहले बोला था. Produced by the normal residents of a country, एक देश के सामान्य निवासियों ने उत्पादन किया है. कहाँ? Within or outside the domestic territory, देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर जो भी कमाया है. In an accounting year, एक लेखा वर्ष में. It includes net factor income from abroad, right? क्योंकि national है, and because it is net, therefore it excludes depreciation. And the last concept, लास्ट इन द सेंस कि मार्केट प्राइस से जुड़ा हुआ लास्ट कॉन्सेप्ट है एनडीपी एट मार्केट प्राइस. फिर से वही, एक देश की घरेलू सीमा में एक देश में एक लेखा वर्ष में जितनी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ उनके बाजार मूल्य का जोड़. ठीक है, क्योंकि ये नेट है तो गिसावट नहीं है, डोमेस्टिक है तो बस काफी है. घरेलू सीमा में जो उत्पादन हुआ चाहे निवासियों ने किया चाहे गैर निवासियों ने किया. I'll repeat this in English. The market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of the country, okay, within an accounting year, एक लेखा वर्ष में, excluding depreciation, क्योंकि ये net है, is NDP at market price. ये चार कॉन्सेप्ट थे मार्केट प्राइस से जुड़े हुए. अब हम चार कॉन्सेप्ट करेंगे फैक्टर कॉस्ट से जुड़े हुए. देखिए, पहला है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. अभी तक हमने जो चारों कॉन्सेप्ट डिफाइन किए वो थे प्रोडक्शन मेथड से. इसको हम लोग काइंड ऑफ इनकम फॉर्म में बताएंगे. कैसे? फिर से वही, एक देश में एक लेखा वर्ष में, या एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में जितनी उत्पादन की इकाइयां हैं उन्होंने मजदूरी ब्याज लगान लाभ के रूप में जो आय का सृजन किया उसके जोड़ को हम कहते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. और क्योंकि ये नेट है इसके अंदर गिसावट शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. I'll repeat this in English. Income generated by all the production units, जितनी भी उत्पादन की इकाइयां हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, लोग हैं, किसान हैं, जो भी हैं, जो सॉरी जो भी किसी तरह का उत्पादन कर रहे हैं within the domestic territory of a country, घरेलू है ना, एक देश की घरेलू सीमा में, in an accounting year, एक लेखा वर्ष में, excluding depreciation, क्योंकि नेट है. अच्छा, हम इनकम जनरेट होती है वो कैसे होती है? मजदूरी
ब्याज, लगान, लाभ, है ना? तो मजदूरी को हम कह सकते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, जो मजदूरों को दिया जाता है मजदूरी के रूप में, जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज। और पूंजी से प्राप्त आय को हमने इकट्ठा मिला दिया, मतलब उसमें कि भूमि से प्राप्त, पूंजी से प्राप्त या उद्यमशीलता से प्राप्त, इनको हमने एक टर्म इस्तेमाल कर दी है, ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष। दिस इंक्लूड्स रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। हो गया। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए मुश्किल हो जाता है अपनी आय को मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ में बांटना। ये प्रोफेशनल होते हैं, अपना काम खुद करते हैं, स्वयं रोजगार में लगे लोग। जैसे कि एक डॉक्टर, उसने अपना क्लिनिक खोला है, नर्सिंग होम खोला है, जमीन उसकी, सेवाएं वो खुद दे रहा है, प्रैक्टिस खुद कर रहा है डॉक्टर की। उद्यमशीलता थी, उसने रिस्क उठाया, नर्सिंग होम खोला, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, तो प्रॉफिट भी उसका। और जितनी मशीनें खरीदी हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई है, उस पर पूंजी उसकी की है, तो ब्याज भी उसी का। पर वो अलग अलग नहीं कर पाता कि मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ को अलग करे। तो ऐसी आय को हम लोग बोल देते हैं मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय। NDP at factory cost, therefore, is the sum total of compensation to employees, operating surplus, and mixed income. सॉरी, NDP at factory cost जोड़ है जो साधनों को आय मिली, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय। अगर मैं कहूं NDP at फैक्ट्री कॉस्ट निकालिए NDP at मार्केट प्राइस से, तो कैसे निकालेंगे? आसान है, ये भी NDP, ये भी NDP। फर्क कहाँ है? ये फैक्टर कॉस्ट और ये मार्केट प्राइस। आप पढ़ चुके हैं कि अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो हम लोग इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर देते हैं। सो हियर वी आर, NDP at market price minus net indirect taxes. Then I must tell you one more thing. This is, आप देखिए, आपने घरेलू आय से जुड़े हुए 4 कॉन्सेप्ट किए। NDP, NDP and GDP at factor cost and NDP and GDP at market price. इन चारों में से अगर आपसे पूछा जाए घरेलू आय कौन सी है, तो वो कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ ये NDP at factor cost को ही हम घरेलू आय बोलते हैं। Similarly, these are the 3 more concepts: GDP at factor cost, NNP at factor cost। एक एक करके लेते हैं। GDP at factor cost बिल्कुल उसी तरीके से डिफाइन करेंगे। देखिए, एक देश में, एक लेखा वर्ष में, एक देश की घरेलू सीमा में, एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादन की इकाइयों ने जो आय का सृजन किया एक लेखा वर्ष में, वो है GDP at factor cost। इसमें घिसावट शामिल है। बस, income generated by all production units within the domestic territory of a country in an accounting year, including depreciation. NNP at factor cost, ये क्या है? एक देश में, फिर से एक लेखा वर्ष में, देश के सामान्य निवासियों ने जितनी भी साधन आय कमाई, शुद्ध साधन आय कमाई एक लेखा वर्ष में, वो है NNP at factor cost। इसके अंदर विदेशों से प्राप्त साधन आय भी शामिल है क्योंकि नेशनल है, और ये नेट है इसलिए घिसावट इसमें से कम की हुई है। फिर से देखिए, क्योंकि आप राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए भी 4 कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, फिर भी उनमें सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट है NNP at factor cost, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। एंड लास्टली GNP at factor cost। Well, I'm not repeating this. ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। I'm sure by this time you can develop your own definition. इस समय तक आप अपनी परिभाषा खुद बना सकते हैं। अब हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट रह गए: प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। अगर हम प्राइवेट इनकम जानना चाहते हैं तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय में, घरेलू आय में निजी क्षेत्र की आय कितनी है। तो पहले ये निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम NDP अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि घरेलू आय में से कितनी साधन आय सिर्फ निजी क्षेत्र को मिल रही है।
इसको निकालने का एक सरल तरीका ये है कि हम घरेलू आय में से सरकारी आय कम कर दें। तो जो बचेगा वो क्या है? निजी क्षेत्र की आय। तो हम क्या करेंगे? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी घरेलू आय में से डोमेस्टिक इनकम अक्रूड टू पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्र को जो आय मिलती है वो आय कम कर देंगे। अब वो आय कौन सी होती है? देखिए, सरकार को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। सरकार की एक होते हैं डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस और एक होते हैं नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। तो जो विभागीय उद्यम है उनकी आय संपत्ति से या उद्यमशीलता से वो भी कम कर दीजिए आप घरेलू आय में से। और जो गैर विभागीय उद्यम है नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस उनकी बचत भी कम कर दो। तो जो बचेगा वो है घरेलू आय में से निजी क्षेत्र की कमाई। देखिए क्या कम किया कि घरेलू आय में से सरकार की आय कम करनी है। तो सरकार के दो हिस्से कर दिए, एक तो विभागीय उद्यम और एक गैर विभागीय उद्यम। विभागीय उद्यमों की जितनी भी आय है संपत्ति से उद्यमशीलता से वो भी कम कर दी और गैर विभागीय उद्यमों की जो बचत है वो कम कर दी। तो जो बचेगा वो क्या है? घरेलू आय में से निजी क्षेत्र को जो आय मिली। ठीक है, अब सवाल ये है कि विभागीय उद्यम कौन से होते हैं और गैर विभागीय उद्यम कौन से होते हैं? व्हाट आर डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस? आपने सुना होगा बहुत सारे विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट, टेलीफोन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, है ना? तो ये जितने भी विभाग हैं ये बहुत काम कर रहे हैं और उस उस प्रक्रिया में ये कमा रहे हैं। तो इनकी जो इनकम है उद्यमशीलता से वो हम इसमें से कम कर देंगे घरेलू आय में से। ये हैं आपके डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। गैर विभागीय उद्यम कौन से हैं? दो तरह के होते हैं। एक तो फाइनेंशियल वित्तीय, जैसे कि सार्वजनिक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और कुछ वित्तीय उद्यम है जैसे कि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इनकी सेविंग। उसी तरह गैर विभागीय उद्यम में दूसरी है नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। देखिए जितनी भी सरकारें हैं, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारें, यूनियन टेरिटरीज की सरकारें, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, इन सबके पास किसी भी तरह की अगर एंटरप्राइजेस है, कारखाने हैं या कोई और काम है, तो उसकी जो भी बचत है वो भी नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस की बचत हो गई, उसको भी हम घरेलू आय से कम कर देंगे। तो इनकी कमाई और इनकी बचत को कम करने से जो हमारे पास बचेगा वो है घरेलू आय में से निजी क्षेत्र को जो आय प्राप्त हुई वो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इनकम अक्रूड टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम। अब हम निकालेंगे प्राइवेट इनकम। तो प्राइवेट इनकम पहले डिफाइन करते हैं। गैर सरकारी जितने भी उद्यम हैं, जितनी भी इकाइयां हैं, यानी जितनी भी निजी इकाइयां हैं, उन सब ने जो एक लेखा वर्ष में जितनी भी आय कमाई हर स्रोत से, इनकम ऑफ ऑल प्राइवेट एंटिटीज फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड प्राइवेट इनकम। कैसे निकालेंगे? बहुत सारी चीजें हैं इसमें, पर डरना मत, आसान है। एक एक करके देखेंगे, बहुत आसान है। प्राइवेट इनकम में पहली बात तो साधन आय जोड़ो। कौन सी साधन आय? घरेलू आय से जो निजी क्षेत्र को मिले। हो गया। अब साधन आय तो हमें कहीं और से भी मिलती है। कहां से? विदेशों से, तो वो भी जोड़िए ना। प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, तो हमने तो ये बोला कि सारी तरह की आय फ्रॉम ऑल सोर्सेज, तो उसमें तो हम ट्रांसफर इनकम भी जोड़ सकते हैं ना। निजी क्षेत्र को तो मिली ना, तो ट्रांसफर इनकम हमें कहां से मिलती है? नेट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट से क्या मतलब है? देखिए, हमारी फैमिली में मेरे भाई, मेरे मामा फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो वो मुझे गिफ्ट्स भेजते रहते हैं, राखी पे टीका पैसे भेजते रहते हैं। और इसी तरह पूरे भारत में बहुत सारे लोगों को गिफ्ट्स मिलते हैं।
मान लेते हैं भारत में 100 करोड़ रुपए की विदेशों से ट्रांसफर इनकम आई। सिमिलरली हम लोगों ने भी कुछ गिफ्ट्स या अमाउंट ट्रांसफर किया हमारे रिलेटिव्स को दूसरे देशों में। ओके, तो हमने दिया 40 लाख, हमें मिला 1 करोड़, कुल मिलाकर हमको 60 लाख एक्स्ट्रा इनकम हो गई ना। दैट इज नोन एज नेट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से। पर ट्रांसफर इनकम तो हमें गवर्नमेंट से भी मिलती है। पेंशन, बुजुर्ग लोगों को जो पेंशन मिलती है, बेरोजगारी भत्ता, है ना, कई तरह की सब्सिडीज मिलती हैं, अनुदान। तो इन सब को हम जोड़ दें, फिर आपको ध्यान है आपने कहा था जो सार्वजनिक ऋण होता है उस पर ब्याज घरेलू आय में शामिल नहीं होता, पर हमारी आय तो है, निजी क्षेत्र की आय तो है। सिमिलरली जो मैंने मकान बेचा, मैंने शेयर्स बेचे, बॉन्ड्स बेचे, मुझे आकस्मिक लाभ हुआ, तो वो आकस्मिक लाभ वैसे हम अपनी घरेलू आय में नहीं जोड़ रहे थे, निजी आय तो है ना। तो इन सबको जोड़कर हमारे पास आएगी निजी आय। पर आपको याद है हमने कहा था सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ये सब जैसे बेरोजगारी भत्ता, जैसे कि पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ये सब हमने कमाया है, तो घरेलू आय में तो था, लेकिन हमारे हाथ में तो नहीं आया, अभी तो नहीं आया। इसलिए इसको घरेलू आय में से हमें कम करना पड़ेगा ना, तब हमारे पास प्राइवेट इनकम आएगी। तो प्राइवेट इनकम में से इसको कम करेंगे और बाकी सारी चीजें जोड़ेंगे और हमारे पास आएगी प्राइवेट इनकम। पर्सनल इनकम क्या है? इस निजी आय में से भी कुछ आय है जो परिवारों और लोगों तक नहीं पहुंचती। देखिए, निजी आय में से कंपनीज भी जो प्रॉफिट कमाती हैं, उसके 3 हिस्से होते हैं। कंपनीज अपने प्रॉफिट में से एक मोटा हिस्सा टैक्स में देती हैं। रिमेनिंग जो बच गया उसमें से एक हिस्सा वो बचा लेती हैं कि अगर कभी हमने नई मशीनें खरीदनी हुई, हमको कंपनी का साइज बढ़ाना हुआ, एक्सपेंशन करनी हुई, हमने कोई और फैक्ट्री खरीदनी हुई, हमें अचानक सस्ता कच्चा माल मिला, कहीं से वो खरीदना हुआ, तो अचानक कोई खर्चा आ गया। इस तरह के खर्चों को निपटाने के लिए एक हिस्सा वो संभाल कर रख लेते हैं बचत के रूप में, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा बचता है वो अपने जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनमें लाभांश के रूप में बांट दिया जाता है। तो लोगों तक कितना पहुंचा, परिवारों तक कितना पहुंचा? सिर्फ लाभांश, है ना। तो प्राइवेट इनकम में से अगर हम ये टैक्स, निगम कर, ये कम कर दें और निगम बचतें कम कर दें, कॉर्पोरेट सेविंग्स, तो हमारे पास आता है पर्सनल इनकम। अब ये पर्सनल इनकम भी हमारे पास हाथों में तो आ गई, पर हम इसको अपने अनुसार खर्च नहीं कर सकते, अभी भी हमें किसी को कुछ देना पड़ेगा। तो हम देखते हैं डिस्पोजेबल इनकम। देखिए हमारे हाथ में जो आया, एक साल के अंदर हर स्रोत से जो हमने कमाया हमारे हाथ में आ गया, उसके बाद भी अभी हमको डायरेक्ट टैक्सेस देने हैं, इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट को, और शायद कुछ तरह की फीस, फाइन भी देने हैं गवर्नमेंट को। ये सब देने के बाद जो बचेगा ना, वो हम अपनी इच्छा से जैसे मर्जी खर्च करें, बचाएं, उड़ाएं, कुछ भी करें। दिस इज डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम भी 2 तरह की होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल। देखते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है। जो हमारे हाथ में आई उसमें से जो हमने टैक्सेस दिए और जो हमने किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी तरह के फीस और फाइन दिए, दिस इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब हमारी सरकार के पास क्या बचता है खर्च करने को देश के लिए। पहली बात तो जो घरेलू आय है, एट फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। फिर सरकार को जो टैक्स से इनकम मिली वो भी तो खर्च करेगी ना, पर सरकार ने जो सब्सिडी दे दी वो तो कम हो गया ना। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ गए, सब्सिडी कम हो गई। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो हम इसमें जोड़ देंगे। फिर जो विदेशों से साधन आए हैं वो भी तो जोड़ेंगे ना हम इसमें। ये तो घरेलू आए थे, इसको
राष्ट्रीय आय आ जाएगी, वो भी जोड़ेंगे। और इसके अलावा जो विदेशों से ट्रांसफर इनकम है, देखिए वो ठीक है कि घरेलू आय में हमने नहीं जोड़ा क्योंकि उससे देश में उत्पादन नहीं बढ़ा, लेकिन हाँ, जो ये हमारे पास पैसा आया है, धन आया है दूसरे देशों से, चाहे हस्तांतरण है, फिर भी इस धन का इस्तेमाल करके हम आगे देश में इस्तेमाल कर सकते हैं, सरकार इसको इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए ये भी रुपया है जो हमें देश के लिए खर्च करने के लिए मिल गया। ये है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।